Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गाइडली चैनल। गाइडली चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो सेशन क्या है? वो सेशन है बैंक के इडियम्स। बिल्कुल आपने सही सुना, बैंक के इडियम्स। इडियम्स और फ्रेजेस जो कौन से एग्जाम में आते हैं? भाई बैंक के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए, क्योंकि हमें पता है कि अक्टूबर में भी और नवंबर दिसंबर में भी बैंक के एग्जाम्स आ रहे हैं। बैंक का एग्जाम SBI, IBPS ये सब आएंगे ही आएंगे, है ना। RRB भी है, तो उसके लिए इडियम्स लर्न करने बहुत जरूरी है। और भाई 2 से 3 मार्क्स के इडियम्स आ ही जाते हैं, है ना। देखिए, बैंक और SSC के इडियम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैंक और में जो इडियम्स आते हैं वो थोड़े से डिफर आते हैं। किसके कंपैरिजन में? SSC के इडियम्स के कंपैरिजन में, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें आज बैंक के इडियम्स का सेशन करना है। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू द सेशन ऑन द इडियम्स ऑफ बैंक एग्जाम, है ना। चलिए, मैं हिंदी भी बोलती रहूंगी और साथ साथ में इंग्लिश भी बोलती रहूंगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इडियम्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इडियम, द मीनिंग ऑफ इडियम। देखिए, इडियम क्या होता है? इडियम होता है कहावत या मुहावरा, जैसे कि ईद का चांद हो गए भाई तुम, इस तरह के। हालांकि ये वाले जो इडियम्स आते थे वो बहुत पहले आते थे। ईद का चांद हो गए, अब तो दिखते ही नहीं हो, है ना। अब जो इडियम्स आने लगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के आने लगे, क्योंकि कंपटीशन भी भाई टफ होता ही जा रहा है, आप सभी को पता है ना। तो इडियम्स बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कोई भी वर्ड्स गिवन होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स गिवन होता है, लेकिन उन वर्ड्स में उसका हम मीनिंग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो मीनिंग्स होते हैं वो डिराइव्ड करने पड़ते हैं ना। तो जो मीनिंग है वर्ड्स का वो डिराइव्ड करना पड़ता है। वी हैव टू डिराइव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। वी हैव टू डिराइव the meaning of the words। अब जैसे हिंदी में ही ले लो, ईद का चांद। अब ईद के चांद से कोई वर्ड तो डिराइव नहीं हो रहा ना, मुझे इसका मीनिंग तो पता नहीं चल रहा ना, मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा, मुझे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, है ना। आई हैव टू डू द इंटरप्रिटेशन, आई हैव टू डू द डेरिवेशन। तो ईडियम क्या होता है? ईडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग मुझे इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है, जिसका मीनिंग मैं एग्जैक्ट देखकर नहीं बता सकती, उसको ईडियम्स कहते हैं। भाई हिंदी में कहते हैं मुहावरे या कहावत। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम जितना भी एडिटोरियल पार्ट्स में ईडियम्स है वो देखेंगे और वो ट्रिक्स के साथ देखेंगे, है ना। कोई कोई ईडियम वोकैबुलरी के थ्रू ही लग जाता है और कोई कोई ईडियम डायरेक्ट ही हमें पता चल जाता है कि इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा, और उसके क्लोज मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब एक ईडियम से मैं आपको 2-3 ईडियम्स बताऊंगी, सो दैट एक ईडियम से आप 2-3 ईडियम्स को लर्न कर लो। ये पूरा का पूरा सेशन बैंक के स्टूडेंट्स के लिए, बैंक स्पेशल है। ऑल्दो SSC में भी इस तरह के ईडियम्स आते हैं, दोनों स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, दोनों एस्पिरेंट इस सेशन को देख सकते हैं। एंड तक सेशन देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ईडियम्स आपको ट्रिक्स पे याद होने लगेंगे, टिप्स पे याद होने लगेंगे। जैसे वोकैबुलरी का सेशन होता है, अभी मैंने परसों ही एक रिकॉर्डेड वीडियो वोकैबुलरी के सेशन की डाली है, वो भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी आपको रूट वर्ड्स पता चल जाएंगे, है ना भाई। चलिए आज का पहला इडियम लिखते हैं। पहला इडियम है, इस इडियम के मीनिंग नोट कर लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम? द मीनिंग ऑफ द इडियम इज वी हैव टू डिराइव द मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वी हैव टू इंटरप्रिटेट द मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इडियम, है ना। चलिए, इडियम का मतलब होता है कि जो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आंसर नहीं दिया हुआ था, स्ट्रेट वर्ड या सेंटेंसेस नहीं दिए होते, हम उसको डिराइव करना पड़ता है। चलिए भाई आज के पहले इडियम पे चलते हैं। फिंगर्स ऑन द पल्स। फिंगर्स ऑन द पल्स, ध्यान से समझिएगा। फिंगर्स ऑन दी पल्स कहते हैं ना, तुम्हें सारी चीजें फिंगर्स पे, टिप्स पे याद होनी चाहिए, है ना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके तुम अवेयर होने चाहिए, जितनी भी नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसके तुम फैमिलियर होने चाहिए, है ना। यही तो होता है ना, कहते हैं ना तुम्हें सारी चीजें फिंगर्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि तुम्हें हर चीज के बारे में अवेयरनेस होनी है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो फिंगर ऑन द पल्स का मतलब होता है अवेयरनेस, familiar, to aware of the new to aware of the new information,
है ना। ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे मीनिंग्स होते हैं फिंगर ऑन द पल्स के। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। ट्रिक क्या है? द ट्रिक इज हर चीज तुम्हें टिप्स पे याद होनी चाहिए, हर चीज तुम्हें फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। इसका मतलब यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग वेरी न्यू। वो सारी इंफॉर्मेशन जो नई आ रही है उन सब चीजों के लिए अवेयर होना, फ्रेंडली होना, फैमिलियर होना, ये सारे इसके मीनिंग हैं। तो ये पहला इडियम था आज का, फिंगर्स ऑन दी पल्स। इसका एक और इडियम देख लेते हैं, इसी के आसपास का एक और इडियम देख लेते हैं, वो लिख लीजिएगा। टू हैव फिंगर इन द पाई, PIE पाई, टू हैव फिंगर इन द पाई। ये और ये बिल्कुल सिमिलर मीनिंग देते हैं। किसी के बारे में अवेयरनेस होना, किसी के बारे में फैमिलियर होना, किसी के बारे में फ्रेंडली होना, या नए इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस देना, है ना। ये सारे का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है फिंगर्स ऑन द पल्स। मीन्स वी हैव टू गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी न्यू इंफॉर्मेशन ऑन जस्ट टिप्स। हमें एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होना, जस्ट किस पे? टिप्स पे। इतनी बात समझ में आ गई भाई। पहला इडियम समझ में आ गया। बैंक के एडिटोरियल पार्ट में ये वाला इडियम आया हुआ है। अब हम चलते हैं सेकेंड इडियम पे। चलिए भाई सेकेंड इडियम पे चलते हैं। सेकेंड इडियम है शिप हैड सेल्ड। भाई ज्यादातर सभी को इसका मीनिंग पता होगा। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ द इडियम शिप हैड सेल्ड। इसका मतलब शिप सेल हो गई, है ना, ट्रेन छूट गई, अपॉर्चुनिटी छूट गई, है ना। तो इसका मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टू मिस द अपॉर्चुनिटी, to miss the opportunity or miss the boat और जीनी इज आउट ऑफ बॉटल। अब जीन तो बाहर आ गया ना बॉटल से, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो इन सब के मीनिंग हो गए शिप हैड सेल्ड मींस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, बोट को मिस कर देना, जीन बॉटल में से आउट बाहर आ जाते, या फिर द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन ने क्या किया? ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मैं भाग के जाने वाला था लेकिन ट्रेन चली गई, तो स्टेशन पे आई नहीं ट्रेन, स्टेशन पे आई थी लेकिन ट्रेन अब चली गई, तो मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, है ना। तो शिप हैड सेल्ड का मतलब होता है टू मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट, जीन इज आउट ऑफ द बॉटल एंड द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। भाई सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज द सेकेंड इडियम फॉर द बैंक एग्जाम। अब हम चलते हैं थर्ड इडियम पे। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, शिप हैड सेल्ड। इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू रन फॉर द इंटरव्यू बट द शिप हैड सेल्ड। मुझे इंटरव्यू के लिए रन करना था लेकिन शिप छूट गई, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई क्योंकि मैं लेट हो गया। चले नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अब। Shape up or shape out. Our third idiom of today's session is shape up or shape out. देखो बहुत ही अच्छे से मीनिंग पता चल रहा है। या तो किसी की शेप अप कर दो या किसी को खत्म कर दो, भाई वही सेम मीनिंग है। या तो अगर कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो या तो उसको मॉडिफाई कर दो अपने अकॉर्डिंग, है ना, या फिर उसको सही में मॉडिफाई कर दो, मतलब ताकि वो पर्सन ट्रू पर्सन बन जाए, या फिर उसको अपनी लाइफ से आउट कर दो। बिल्कुल आपने सही सुना, शेप अप और शेप आउट। केवल पर्सन की बात नहीं है, किसी भी चीज की जो चीज आपके लिए ट्रूली नहीं है या तो उसको ट्रू बना दो या फिर उसको आउट कर दो लाइफ से, है ना, चाहे वो हैबिट हो चाहे वो कुछ भी हो। तो शेप अप और शेप आउट, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। या तो कम अलोंग, किसी के साथ आ जाना या किसी को बाहर भेज देना। कंसोलिडेट लिख लीजिएगा मीनिंग, कम अलोंग, कंसोलिडेट, ठीक है। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, या फिर इम्प्रूव अदर्स और एल्स गो आउट। या तो किसी को इम्प्रूव कर दो, इम्प्रूव वंस लिखना है, या तो किसी को इम्प्रूव कर दो या बाहर चले जाओ। लिखा हुआ है शेप अप और शेप आउट, किसी को रीशेप करना, है ना। या तो उसकी शेप अप कर दो, मतलब उसका जो लेवल है वो अप कर दो,
या फिर उसकी लाइफ से चले जाओ, है ना, चाहे वो, या फिर उसको निकाल दो, चाहे वो कोई हैबिट हो, चाहे कोई एडिक्शन हो, चाहे वो पर्सन, कुछ भी हो। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज शेप अप और शेप आउट इज मेंड योर वेज, इंप्रूव वंस, एल्स गो आउट। भाई तीनों इडियम समझ आ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। द शिप हैड सेल्ड का भी मीनिंग समझ आ गया होगा, है ना। अगला फिंगर्स ऑन द पल्स का भी मीनिंग समझ आ गया होगा, शेप अप और शेप आउट का भी मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इडियम पे, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। अब देखो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। कैसे? जब कोई चीज बहुत दिन तक पड़ी रहती है ऐसी, है ना, पानी गिरता रहता है, कोई जमीन है वो ऐसी बहुत दिन तक रखी रहती है, पड़ी रहती है हमारी जमीन, है ना, तो पानी गिरता रहता है तो ग्रास ना उस पे उगने लगती है खुद से, है ना। हमें बहुत अच्छे से पता है ग्रास जो होती है वो घास वो खुद से उगने लगती है। इसका मतलब वो चीज एक्टिव नहीं होती, है ना। वो चीज एक्टिव हो जाएगी तो हम ग्रास को हटा देंगे वहां से, ठीक है ना। लेकिन अब वो चीज एक्टिव नहीं है तो ग्रास को हटा ही नहीं, उस चीज पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो बिल्कुल लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट का मतलब है इनएक्टिव। कहते हैं डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। कभी भी ग्रास को अपनी फीट के अंडर मत ग्रो होने दो। भाई बहुत देर तक कहीं भी खड़े रहोगे, बैठे रहोगे तो वो घास उगने लगेगी ना, है ना। तो इनएक्टिव होना या फिर लेजी होना, लेजी होना या इनएक्टिव होना, इसका मतलब होता है लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। तो कहते हैं ऐसे कहा भी जाता है और आपने भी यही करना है, डोंट लेट द ग्रास अंडर योर फीट। ऐसा ना हो कि आप बैठे रह जाओ और अपॉर्चुनिटी क्या हो जाए, शिप हैड सेल्ड, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, कोई और अपॉर्चुनिटी ले ले, है ना। तो एक्टिव बनो, ठीक है। तो इनएक्टिव और लेजी इसका मतलब है लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। अपनी फीट के अंदर ग्रास ग्रो मत करने दो, है ना। जब कोई जमीन बेकार पड़ी रहती है तो उसमें घास उगती रहती है, जब बारिश होती रहती है कोई इसको देखता ही नहीं है, तो इनएक्टिव है ना। इतनी बात समझ में आ गई, नॉट वर्किंग, इनएक्टिव, ठीक है, लेजी, ये सब इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वाले इडियम पे चलते हैं, इसको काट देना, ये जो है ना कि नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, इसको काट देना। इसका एक और इडियम में लिख देती हूं, देखिए इसका एक और इडियम है वो भी लिख लीजिएगा। इसी का एक और मीनिंग है, एक और इडियम है, इसी से रिलेटेड एक और इडियम है, लिखिए लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। चिप्स को वहां फॉल होने दो जहां वो गिरना चाह रहे हैं, या वो जहां वो गिरते हैं, जहां वो गिरते हैं चिप्स को वहीं फॉल होने दो। कहने का मतलब है आप चिप्स खा रहे हो, कहीं पे भी गिर गए तो गिरे रहने दो, है ना। तो वो तो इनएक्टिविटी हो गई ना, लेजीनेस हो गई ना। तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, ये भी इडियम है और ये भी इडियम है। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, दोनों में से कोई भी आ सकता है बैंक के एग्जाम में। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं एक एक इडियम के आपको दो दो इडियम्स बता रही हूँ साथ साथ। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, नेक्स्ट इज लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाले इडियम पे चलते हैं। देखिए इसका एक और इडियम है वो भी लिख लीजिएगा। इसी का एक और मीनिंग है, एक और इडियम है। नेक्स्ट इडियम है अ सी चेंज। देखो चेंज का मतलब तो आपको पता चल गया होगा भाई, बदलाव। और कैसा बदलाव? सी चेंज, इतना सारा बदलाव। सी तो बहुत बड़ी होती है ना, इतना सारा बदलाव, इसका मतलब मीनिंग इज कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज, ऑल्ट्रेशन, कहते हैं ना मेरी ड्रेस को ऑल्ट्रेशन कर दो, ऑल्टर कर दो, ड्रेस को चेंज कर दो। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन लिख लीजिएगा मीनिंग। सी चेंज का मतलब है कंप्लीट चेंज, ऑल्ट्रेशन, फ्लक्चुएशन। इसके और भी मीनिंग होते हैं, शेक अप, शेक अप, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका एक और मीनिंग हो जाता है फ्रेजल वर्ब शेकअप। शेकअप का मतलब होता है हिलानी कोई चीज, हिलाना कोई चीज को शेक करना, है ना। तो वो चेंज हो रहा है ना पोजीशन से, इसीलिए इसका एक और मीनिंग है शेक अप, या फिर बी अहेड ऑफ द कर्व, बी अहेड ऑफ द कर्व, कर्व से आगे जाना। कोई चीज कर्व है उससे आगे जाना, चेंज करना, है ना। तो सी चेंज का मतलब है बहुत बड़ा
बदलाव, कंप्लीट चेंज, ऑल्ट्रेशन, फ्लक्चुएशन, शेकअप, बी अहेड ऑफ द कर्व। जैसे कि अब एसएससी और बैंक का केवल आपको एक एग्जाम देना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो सी चेंज हो गया, एकदम कंप्लीट चेंज हो गया, बदलाव हो गया, है ना। ये एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको। चलिए अब नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। ये वाला इडियम नोट कर लीजिएगा, साइड बाय साइड नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है बैंक पर्सपेक्टिव से। चलिए रबिंग या रब दी शोल्डर्स, रब दी शोल्डर्स। अब आप देखोगे रब दी शोल्डर्स का क्या मतलब है भाई, शोल्डर्स को रब करना, ट्रिक बता रही हूं मैं आपको, शोल्डर्स को रब करना। शोल्डर्स को रब करने का मतलब है जो फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, है ना। तो लिख लीजिएगा टू स्पेंड द टाइम विद समवन, और टाइम तो उसी के साथ स्पेंड करते हैं ना जो हमारे क्लोज होता है। टू स्पेंड द टाइम विद समवन, रब द शोल्डर्स, लिख लीजिएगा मीनिंग, टू स्पेंड द टाइम विद समवन। इसका एक और मीनिंग है, अ हाउस ऑन फायर। अब आप सोचोगे यार मैम इसका ये वाला मीनिंग कैसे, अ हाउस ऑन फायर और रब द शोल्डर, मैंने आपको क्या बताया था, इडियम वही होते हैं जिनका मीनिंग हमें क्या करना पड़ता है, डिराइव्ड करना पड़ता है। तो अ हाउस ऑन फायर का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो हमारे बहुत ही फ्रेंडली हो, कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो इसके दो इडियम मैंने आपको बता दिए, रब द शोल्डर एंड टू हैव ऑन दी फायर। क्या बताया, रब द शोल्डर एंड टू हैव ऑन दी, टू हैव हाउस ऑन दी फायर, हाउस को फायर पे रखना और शोल्डर्स को रब करना। इसका मतलब होता है किसी क्लोज के साथ टाइम स्पेंड करना जिससे थिंकिंग क्या हो रही हो, मैच हो रही हो। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। पॉज कर दी ना, पॉज कर दो। नेक्स्ट इडियम है प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर। इसका मतलब है देखो, कान से कोई बात सुनी, एकदम से स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर दिया और डिसीजन भी बहुत बढ़िया हो गया, है ना। दोबारा सुन लीजिए ट्रिक, कान से कोई बात सुनी, भाई ईयर के साथ प्ले किया, कान से कोई बात सुनी, एकदम से स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर दिया और डिसीजन भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया, बढ़िया हो गया, है ना। तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली, टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली। लिख लीजिएगा, प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली, एकदम से एक्ट करना और एकदम से डिसीजन लेना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। कर लिया सबने नोट। एक और इसका लिख सकते हैं हम, बाइट बैक, बाइट बैक। बाइट बैक का मतलब होता है कि किसी को दोबारा से, किसी को रिप्लाई करना, किसी को रिप्लाई करना, किसी को दोबारा से आंसर देना, बाइट बैक। तो इसके मैंने दो मीनिंग बता दिया आपको। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली और बाइट बैक। चलिए नेक्स्ट वाले पे बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व। देखो लर्निंग से ही पता चल रहा है, लर्निंग का मतलब क्या है, नई स्किल्स को लर्न करना, टू लर्न न्यू स्किल्स, अपनी लाइफ में कर्व लाना। कर्व का मतलब है भाई जब आप नई नई चीजें सीखोगे तो लाइफ में कर्व तो आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो लर्निंग कर्व का मतलब होता है टू लर्न न्यू स्किल्स। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन ऑफ द ईडीएम। यही था ईडीएम का आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जो बैंक के पर्सपेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी वीडियोस आती रहेंगी, सेशंस आते रहेंगे। 3 बजे एसएससी सीजीएल का सेशन चलता है, सीएचएसएल सीडीएस इन सबका सेशन चलता है। भाई उस वाले सेशन को जरूर देखा करो और अपने भाई बंधु जितने भी लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, है ना। वोकैबुलरी का सेशन डेली ही कंटिन्यू आईबीपीएस या गाइडली चैनल पे चलता ही है, ठीक है। और इस तरह के सेशन मैं लाती रहूंगी रेगुलरली, सो दैट कि बैंक और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाए एग्जाम क्रैक करना, है ना। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, गाइडली चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए सेशन को। और एक आईबीपीएस पीओ का बैच भी आ रहा है ना, लाइव बैच आ रहा है, लाइव क्लासेस आ रही हैं, भाई उसको भी परचेज कर लीजिएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोल फ्री नंबर आप लोगों के पास है ही, है ना। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.